बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश के बीचों बीच एक समृद्ध नगर था, जिसका शासक था राजा अरिंदम। वो राजा किसी और की तरह नहीं था। न तो वो केवल अपने बल पर गर्व करता था, न ही धन पर। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसका न्याय और उसकी दयालुता। प्रजा उसे पिता की तरह मानती थी, क्योंकि वो न केवल लोगों की शिकायतें सुनता था, बल्कि हरेक का दुख दर्द समझने की कोशिश करता था। राजा अरिंदम का दरबार सुबह होते ही खुल जाता और शाम तक वहां किसी न किसी का कोई विवाद चलता रहता। लोग कहते थे कि अगर इस धरती पर सच्चा न्याय मिलेगा तो वो अरिंदम के दरबार में ही मिलेगा। ऐसा ही एक दिन था जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें लिए नगर पर फैला था। राजमहल के द्वार पर एक भीड़ जमा थी। प्रहरी दरवाजा खोलते ही दो आदमी दौड़ते हुए भीतर आए। उनके पीछे कुछ और लोग भी आ रहे थे, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े शामिल थे। दरबार में पहुंचते ही वे दोनों आदमी जमीन पर गिर पड़े और राजा अरिंदम के चरणों में माथा टेकने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे और शरीर पर मिट्टी और धूल जमी थी, जैसे वे लंबा सफर तय करके आए हों। राजा ने अपने मंत्री को इशारा किया कि पहले उन्हें शांत किया जाए। पानी पिलाया गया और जब वे थोड़ा संभले तो उनमें से एक ने बोलना शुरू किया। महाराज, मैं आपका दरबार इसलिए आया हूँ क्योंकि अब हमारे पास और कोई सहारा नहीं। मैं धरनील गांव का किसान हूँ। मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरा ही गांव का पड़ोसी विक्रांत है। हम दोनों भाई समान रहे हैं, परंतु आज हमारे बीच ऐसा विवाद उठ खड़ा हुआ है कि सारा गांव पट गया है। न्याय केवल आप ही कर सकते हैं। राजा ने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बताओ, विवाद क्या है? धरनील बोला, महाराज, मेरे खेत के बीच एक पुराना पीपल का वृक्ष खड़ा है। ये वृक्ष गांव वालों के लिए पूजनीय रहा है। कहते हैं कि इसमें देवताओं का वास है। परंतु इस वृक्ष की जड़ के पास अचानक पिछले सप्ताह खुदाई करते समय हमें एक मिट्टी का घड़ा मिला। घड़े में सोने के सिक्के और जवाहरात भरे हुए थे। मैंने सोचा ये तो हमारी मेहनत और किस्मत का फल है। पर तभी विक्रांत ने दावा किया कि ये उसका है, क्योंकि वृक्ष की जड़ उसके खेत में भी फैली हुई है। गांव वाले भी दो भागों में बंट गए। कुछ कहते हैं ये धरनील का है, कुछ कहते हैं विक्रांत का। राजा ने अब विक्रांत की ओर देखा और विक्रांत बोला, महाराज, सच ये है कि घड़ा मेरे खेत की ओर अधिक गहराई में से निकला था। ये धरनील का नहीं है। वो केवल झूठ बोलकर इसे अपना बताना चाहता है। मैं शपथ लेकर कहता हूं कि ये मेरा अधिकार है। दोनों की आवाज में सच्चाई भी थी और स्वार्थ भी। दरबार में खुसर-पुसर होने लगी। मंत्री भी उलझन में था। घड़े में असंख्य सोने के सिक्के थे, जो पूरे गांव की हालत बदल सकते थे। राजा अरिंदम ने घड़े को मंगवाया। जब वो दरबार में खोला गया तो सबकी आंखें चमक उठी। इतना धन तो किसी ने एक जगह देखा भी न था। राजा ने गंभीर होकर कहा, धन तो यहाँ है, पर यह तय करना कठिन है कि इसका वास्तविक स्वामी कौन है। मुझे समय दो, मैं इसकी गहराई में जाकर सच्चाई निकालूंगा। अगले ही दिन राजा ने गुप्त रूप से अपने सैनिकों को उस खेत में भेजा। वहां की मिट्टी, वृक्ष और खुदाई के निशान देखे गए। पता चला कि वृक्ष की जड़ सचमुच दोनों खेतों में फैली है। घड़ा किस ओर से निकला, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं था। अब राजा के सामने कठिनाई और बढ़ गई। 3 दिन बीते। दोनों किसान बार बार दरबार आते और राजा से निर्णय की प्रार्थना करते। एक रात राजा महल के आंगन में टहल रहे थे, तभी उनके कानों में कुछ आवाजें पड़ी। 2 दासी आपस में बातें कर रही थी। एक ने कहा, सुन, वो धरनील बड़ा ईमानदार है। मैंने उसे कई बार गांव के अनाथ बच्चों को खाना बांटते देखा है। पर विक्रांत तो उल्टा है। उसका स्वभाव कड़ा और लालची है। जब से घड़ा निकला है वो और भी घमंडी हो गया है। राजा को ये सुनकर गहरी सोच में डूबना पड़ा। अगले दिन उन्होंने दरबार बुलाया। दोनों किसान फिर आए। राजा ने आदेश दिया कि घड़ा दरबार के बीच रखा जाए। फिर राजा ने कहा, आज इसका निर्णय होगा, पर पहले तुम दोनों अपनी बात अंतिम बार रखो। धरनील ने कहा, महाराज, यदि आप निर्णय मुझे देंगे तो मैं इस धन को अपने लिए नहीं रखूंगा। मैं गांव के अनाथ, विधवाओं और गरीबों के लिए एक अन्न भंडार बनवाऊंगा, जिससे कोई भूखा न रहे। विक्रांत ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, महाराज, ये सब छल है। कौन मूर्ख इतना धन दूसरों पर खर्च करेगा? यदि मुझे ये मिलेगा तो मैं अपनी जमीन दोगुनी करूंगा, बड़े बड़े बैल और नौकर रखूंगा।
तभी मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजा अरिंदम ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में बोले, तो निर्णय ये है कि घड़ा न तो धरनील का है न विक्रांत का। दरबार में सनसनी फैल गई। दोनों किसान चौंक कर बोले, तो फिर ये किसका है? राजा ने उत्तर दिया, ये धन उस पीपल के वृक्ष का है जिसने जड़ों ने इसे शताब्दियों तक सुरक्षित रखा। इस वृक्ष ने इसे संजोया ताकि सही समय पर सही हाथों में पहुंचे। इसलिए ये धन उस व्यक्ति का होगा जो वृक्ष की सेवा करेगा, उसकी जड़ों को पानी देगा और उसकी छांव में सबको शरण देगा। फिर राजा ने धरनील से कहा, क्या तू ये कर सकेगा? धरनील ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये मेरा सौभाग्य होगा। तब राजा ने निर्णय दिया कि धन से एक अन्न भंडार और एक विद्यालय बनाया जाए जो वृक्ष की छांव में स्थापित हो। धन का उपयोग केवल प्रजा के कल्याण के लिए होगा। देख-रेख की जिम्मेदारी धरनील को दी गई, क्योंकि उसके मन में दूसरों के लिए दया और करुणा थी। विक्रांत को राजा ने समझाया, तेरा लोभ तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। तू चाहे तो इसमें श्रम देकर पुण्य कमा सकता है, अन्यथा ये तुझसे छिन ही जाएगा। राजा का ये न्याय सुनकर सारा दरबार स्तब्ध रह गया। प्रजा ने आनंद से नारे लगाए, महाराज अरिंदम की जाए। गांव में अन्न भंडार और विद्यालय बनने के बाद किसी ने भूख से प्राण नहीं गंवाए। बच्चे शिक्षा पाने लगे और धरनील गांव का सेवक बन गया, जबकि विक्रांत धीरे धीरे अपने लोभ में ही डूबकर महत्वहीन हो गया। इस प्रसंग से ये शिक्षा मिली कि धन कभी भी केवल किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता। उसका असली मूल्य तभी है जब वो समाज और दूसरों के कल्याण में लगे। लोभ से पाया गया धन शाप बन जाता है, जबकि दया और सेवा से प्राप्त धन वरदान बनता है।